subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2016 में हरियाणा बोर्ड के फिजिक्स पेपर के फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों सेट को, उनमें आए सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बहुत जल्द जो है सेकंड सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि हरियाणा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे 2019 के पेपर का पैटर्न के लिए एक सैंपल पेपर अपलोड किया गया है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उनको भी डिस्कस करूं और उसके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं 2019 का जो सैंपल पेपर हरियाणा बोर्ड का है उनको भी डिस्कस करूं तो मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो जो चाहते हैं कि मैं 2019 के सैंपल पेपर की वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं 2016 के सेमेस्टर 1 के सेट 1 के पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा तो क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें क्वेश्चन बोला गया फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस R विल बी। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम चारों के चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो उसमें जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस है हमारा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करके दिखाया गया है। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ शंट। तो शंट आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं और जिससे हम एमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से हमें पूछा गया शंट क्या होता है। तो शंट सिंपली एक लो रेजिस्टेंस होता है। तो जो चारों ऑप्शन है इनमें से जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल। वैसे तो इसका आंसर है अट्रैक्ट ईच अदर, बट मैं ये वाला कंसेप्ट जो आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि जो तीनों के तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन है आपको हर तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये जो टू पैरेलल वायर्स है ये कैसे सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें जो करंट सेम डायरेक्शन में इसलिए अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर आप लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल फिंगर। तो इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है इनका भी यूज होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है आपका कि अगर आप राइट हैंड थंब को इस हिसाब से रखते हैं कि थंब आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो वायर है, पैरेलल है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसके लिए जब आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते कि हमें पहले वायर पे जो है मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेकंड वायर का होगा। तो सेकंड वायर को से हेल्प से आप
क्या कीजिए कि अपना जो राइट हैंड है वो सेकंड वायर पर रखिए और थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो आपका फिंगर जो है इस वाले इस पे आएगा अपवर्ड। जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर की जो कर्लिंग डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मीन्स जो वायर फर्स्ट पे जो सेकंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और करंट ऊपर है, तो अब आप जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड रूल, इसके हिसाब से आप बी को आउटवर्ड रखिए और थंब को जो है ऊपर की तरफ, सॉरी करंट को जो ऊपर की डायरेक्शन में रखिए। तो जो आपका थंब है वो वायर डी सेकंड वायर की तरफ फेस करेगा। सेम मैनर सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का होगा, तो फर्स्ट के कारण आप पहले थंब को जो है फर्स्ट वायर पे करंट के डायरेक्शन में रखे राइट हैंड के थंब को, और फिंगर को जो है आप सेकंड वायर पे रखिए। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड है और करंट ऊपर की तरफ है, तो आप ये लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से आप जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस वायर पे तो आप पाएंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वायर बी की तरफ है। तो जब दो फोर्स इस तरीके से एक दूसरे पर एक्ट करते हैं तो अट्रैक्टिव को शो करते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहाँ पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है आपका रिपल्सिव फोर्स का सिंबल होता है और ये होता है आपका अट्रैक्टिव का। तो यहाँ पर रिजल्ट याद रख लीजिए कि अगर दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स है और उनमें करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा। और अगर दो पैरेलल वायर्स है और उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनमें लगने वाला फोर्स जो है रिपल्सिव होगा। तो ये रिजल्ट हम बाकी सेट में भी यूज करेंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी है, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स। तो ये सोलेनोइड आपने डेरिवेशन किया हुआ आपके सिलेबस में है। तो इसका जो बेस्ट आंसर आपने डेरिवेशन किया हुआ है तो इसका रिजल्ट आता है म्यू नॉट एन आई। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन दी जाए तो लेंज लॉ से दी जाती है, क्योंकि ओम्स लॉ का इससे कोई रिलेशन नहीं है। फैराडे लॉ जो है, फैराडे सेकंड लॉ हमें मैग्नीट्यूड देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बट डायरेक्शन जो हमें देता है लेंज लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द लेंज लॉ। नेक्स्ट, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। तो अगर आपने डेरिवेशन किया हुआ है तो पावर डिसिपेशन का, तो आपने डेरिवेशन में पाया होगा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है इसमें पावर डिसिपेशन जो है 0 होता है। इसके लिए अगर आपने एलसीआर के भी पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है तो उसमें आया होगा रिजल्ट आपका IRMS ERMS cos फाई। और आपको पता है जो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है और cos 90 0 होता है। तो इस तरीके से पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये तो बहुत आसान है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻ (-19 कूलम होता है और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये कैपेसिटर का जब आपने डेरिवेशन किया होगा एनर्जी का, तो जब उसके एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एनर्जी डेंसिटी। और इसका डेरिवेशन करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस।
तो जो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है m-1 l-2 t रेज़ टू द पावर 4 a रेज़ टू द पावर 2। m यहाँ मास को डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, l लेंथ को, t टाइम को और a एम्पियर यानी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट तो सभी को पता है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। Working of a transformer is based upon. The working of the transformer is based on the properties of the mutual induction. Mutual induction आपको पता है कि अगर कोई दो कॉइल है और किसी एक कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है इसके नेबरिंग कॉइल में। तो इसी कंसेप्ट में हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। That is the working of the transformer is based upon the principle of the mutual induction. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना नेट कैपेसिटेंस। तो ये तो बहुत ही आसान सर्किट है, इसमें आपके सारे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में दिए गए आप देख सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आपको पता है कि कैपेसिटर को जो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट सिंपली हो जाएगा 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10। 10 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें कैलकुलेट करना है और आरएमएस वैल्यू ऑफ दी गई है। तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है ये है हमारे पास IRMS और पीक वैल्यू का। IRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, I0 इज द पीक वैल्यू और इनका रिलेशन होता है IRMS = I0/√2। तो हमें एग्जामिनर ने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दिया गया, दैट इज 100 एम्पियर। तो पीक वैल्यू यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करके और इसको फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यूनिट एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, 5 ओम है। एंड स्टीम पॉइंट इज 5.2 ओम। स्टीम पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम कहेंगे यहाँ पे, तो उस पर रेजिस्टेंस दिया गया 5.2 ओम। व्हेन द वायर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ ऑफ बाथ द रेजिस्टेंस इज। जब हम इस वायर को एक हॉट बाथ में इंसर्ट करते तो इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाता है 5.4 ओम। तो हमें कैलकुलेट करना है उस हॉट बाथ का टेम्परेचर। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं अभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपको मैंने बताया आइस पॉइंट यानी R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 5 ओम। R100 मीन्स रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टीम पॉइंट में दिया गया था 5.2 ओम। RT है जो हमने उस हॉट बाथ में इमर्ज करा, तो उस पर रेजिस्टेंस है वायर का 5.4 ओम। हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर T। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, RT = R0 1 + αT। इसमें RT इज द रेजिस्टेंस एट द गिवन टेम्परेचर T, R0 रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा आपका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है और T इज द टेम्परेचर। तो पहले हमें अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास R100 गिवन है, R0 गिवन है
और इनके बीच का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 और 100 के बीच होता है 100। तो इसमें हम ये डाटा पुट कर रहे हैं R100, ये हो गया R0, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद जो है आप ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी, ये आप इजीली कर लेंगे, सिंपल से है। तो यहाँ से आपको जो अल्फा मिलता है वो मिलता है 0.2 डिवाइड बाय 500 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मेन एम है आंसर निकालने का वो टेम्परेचर T कैलकुलेट करना है। तो इसको हम डायरेक्ट अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो डबल टाइम हमारा लॉस होगा इसको सॉल्व करने में और फिर वहां पर उसको यूज करने में। तो इसको मैं एज इट इज यूज करूंगा ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजी रहे। अब अल्फा की वैल्यू में मिल गई है तो हमें RT निकालना है, तो हमने दोबारा वही फॉर्मूला यूज करा, बट इस बार RT की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। RT की वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू जो आपने पहले कैलकुलेट करी है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ से आप जो है सॉल्व करके टेम्परेचर को एक साइड निकाल लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है सेट ए में आए हुए सभी न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप को मैंने डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उनको भी मैं डिस्कस करके बता दूंगा। मैं अपनी ओर से सभी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चंस में समस्या रहती है जो मैंने डिस्कस नहीं करे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम सेट बी को सॉल्व करेंगे। सेट बी सेट बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ, न्यूट्रल होने का मतलब 0, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 0, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये भी अभी हमने प्रीवियस सेट में डिस्कस करा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो रेजिस्टेंस है हम इसको सॉल्व करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को फॉलो करते हुए, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज शंट, तो अभी मैंने डिस्कस करा था शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन ये है कि लो और हाई दोनों हो सकते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। शंट जो होता है हमारा वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, तो हम इसे लो रेजिस्टेंस को ही शंट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये भी लास्ट सेट में अपने द डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय दैट इज द लेंज लॉ, ऑप्शन ए करेक्ट। ये आपका सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा गया जिसका डेरिवेशन आपने किया हुआ है, तो इसका रिजल्ट होगा म्यू नॉट NI, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। द पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसको हमने प्रीवियस सेट ए में डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर है 0, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल, ये मैंने अभी आपको शो करके दिखाया था कि ये रिपेल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल वायर है उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन है दे विल रिपेल ईच अदर। इसका मैं डायग्राम दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये इस डायग्राम मैंने शो करा था कि अगर दो पैरेलल वायर है उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे विल रिपेल ईच अदर।
नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन, ये भी लास्ट क्वेश्चन में लास्ट सेट में मैंने आंसर बताया था। द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टिविटी जो है इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है ओम मीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ओरली आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर रो आपका जो है रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा R A बाई एल। R हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हो गया ऐसा यूनिट ओम। उसके बाद ए एरिया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में लेंथ, लेंथ का हो गया मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो इस हिसाब से जो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी ओम मीटर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में स्टडी किया होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होती है एंड वेरी स्मॉल। ये आपका 0 समथिंग होता है बट नेगेटिव होता है, और ये ओनली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपका इसका आंसर होगा नेगेटिव एंड स्मॉल। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे कई बच्चे कूलम लिख के आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपसे एसआई यूनिट नहीं पूछा गया, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेंगे, आपने I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T1 A1। आप ये लिख लोगे, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर मास और टाइम का कोई, मास का और लेंथ का कोई कंसेप्ट नहीं है। करंट हो गया हमारा एम्पियर, तो यहाँ पर आ गया आपका Q इक्वल टू आई टी, दैट इज M0 L0 T1 A रेज़ टू द पावर 1। अब इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले जो ये दोनों कैपेसिटर है आपके पैरेलल में है, और फिर इनका जो रिजल्ट है इसके साथ सीरीज में जाएगा। पैरेलल में मैंने बताया कैपेसिटर सिंपली ऐड होते हैं, 2 और 3 5। अब ये जो टोटल 5 है और ये 5 है, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, सॉरी सीरीज में हो जाएंगे। ये 5 और ये 5 जो है आपके सीरीज में जाएगा, और सीरीज में 1 बाई करके इसको सॉल्व करेंगे। 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके जो आपका जो रिजल्ट आएगा टोटल वो होगा 2.5 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। इसमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, और पीक वैल्यू दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है और हमारे पास पीक वैल्यू 10 एम्पियर गिवन है, आरएमएस निकालना है। तो आप इसमें जो है वैल्यू को सॉल्व करके ये कैलकुलेट कर सकते हो, फर्दर आप √2 की वैल्यू को पुट करके इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेट में जो डिस्कस करा उसी तरीके से है, बस इसके अंदर जो है आपका वैल्यू चेंज कर दी गई। आपको स्टीम पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस आइस पॉइंट पे 10 ओम है, स्टीम पॉइंट पे 10.4 ओम है,
और जो बाथ में हमने इंसर्ट करा तो वहां पर इसका रेजिस्टेंस 10.8 ओम है और हमें हॉट बाथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हम सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर लेंगे सेम रिलेशन को यूज करते हुए। ये डाटा आप देख सकते हैं। तो ये डाटा आपको सेम आपको प्रीवियस सेट में जो कराया तो उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर भी कट के जो है लास्ट में जो 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमने पहले जो है R0 और R100 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला अल्फा को कैलकुलेट करा और फिर उसी फॉर्मूले में हमने पुट करके दोबारा वैल्यू को जो है दोबारा हमने ये 10.8 ओम जो हमने पुट करा बात का और वहां पर हमने टी को कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। किसी को अगर किसी तरीके कोई समस्या समझने में तो आप मुझे जो कमेंट करके बताइए। तो अब हम क्वेश्चन जो है सेट सी का डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा माउस भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, यूएसबी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, कोई नहीं। तो अब सेट सी को डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, तो ये आपको दोनों सेट में डिस्कस कर चुके हैं हम, दोबारा वही है लेंज लो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट 0, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 0 कैसे होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, तो ये आपको पहले बता चुका हूँ, डेरिवेशन में आपने किया हुआ है 1/2 ε0 E²। तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड कर देते, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड एज अ शंट, तो आपको ये मैं पहले भी 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, लो रेजिस्टेंस इज नोन एज द शंट, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो ये आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, तो इसका डेरिवेशन आप कर चुके हैं, तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज μ0 Ni, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, ये तो आप सबको पता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। The working of transformer is based upon, you know very well, mutual induction. The working transformer is based on mutual induction. Next, the dimension of electric current are, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट खुद में ही एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। करंट का होता है एम्पियर ए, तो बाकी सब 0 हो जाएगा, दैट इज M0 L0 T0 A1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है, देन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप देख सकते हैं ये 2 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है, इधर के ये 2 भी पैरेलल में, तो इनको पहले हम पैरेलल में सिंपली ऐड कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में सिंपली ऐड होता है 2 and 3 5
और ये भी जो आपका 5 हो जाएगा, और ये 5 और ये वाले 5 कैपेसिटर आपस में सीरीज में, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तो इसमें जो हमें पीक वैल्यू दे रखी है और हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू। तो इसकी कैलकुलेशन रिलेशंस में एक बार आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। तो ये आपके पास रिलेशन है, इसमें आपको पीक वैल्यू दे रखी है, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू वगैरह पुट करके। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट अगेन ये सेम तरीके से क्वेश्चन, सेम तरीके से बस वैल्यू चेंज कर देगा। ये आपका रेजिस्टेंस है एट द आइस पॉइंट, दिस इज एट द स्टीम पॉइंट, दिस इज एट द इन द हॉट बाथ, जिसका हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इसको भी सॉल्व करके एक बार आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देते कैसे होगा। वैसे तो मैं पहले 2 सेट में इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगेन आप ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, R0 R100, इसकी हेल्प से पहले आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे दिख रहा है हमने ये पहले जो है इसकी हेल्प से अल्फा कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद फिर हमने इस अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा दोबारा और टेम्परेचर को सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपको टेम्परेचर है वो आपका आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड इस हिसाब से जो हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, सभी न्यूमेरिकल को, जो आपके 2016 के सेमेस्टर 1 के जो तीनों सेट थे ए बी सी। जल्द ही मैं सेमेस्टर 2 के भी क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन को अपलोड करूंगा। और मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट चाहेंगे कि मैं 2019 के सैम्पल पेपर को डिस्कस करूं, उनके कमेंट्स मिलते हैं तो मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो जो चाहते हैं कि मैं 2019 के सैम्पल पेपर को डिस्कस करूं तो कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आपने पूरा सॉल्यूशन समझ लिया तो इतनी जल्दी मत जाइए, एक बार लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं जो मैं 2016 का जो सेकंड सेमेस्टर की वीडियो और भी नई वीडियो और 2019 के जो वीडियो अपलोड करूं आपके लिए पेपर से पहले, और आप चाहते हैं कि आपको टाइम पे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो है physicsworld.chandan, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि ये 2019 के सैंपल पेपर को भी मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप जो 2019 में पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता रहे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करना है उनको, क्या अटेम्प्ट करना है। और साथ ही जैसे ही आपके पेपर होंगे तो पेपर होने के बाद में उनके सॉल्यूशंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ताकि आपको रिजल्ट से पहले ही आइडिया लग जाए कि आपने पेपर किस हिसाब से किया हुआ है, कितना क्या हुआ है और कैसे चीजों को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं अब ये 2016 का फर्स्ट सेमेस्टर का आपके तीनों सेट का वीडियो कंप्लीट हो गया।